बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशहाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी फ़र्स्ट एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं इसकी एपिसोड नंबर 2 लेके हाज़िर हुई हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप लोग अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा है। जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबे तिरंगे शख्स ने हाथ माथे को छूकर जैसे उन्हें सल्यूट किया। फिर उनमें से एक के इशारे पर ट्रॉलियों में रखे 3 सूटकेस और 2 बड़े कार्टन उठाकर गाड़ी के पिछले हिस्से में रखने लगा। चौहान तेजी के साथ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। फिर ताक़ुब के आगाज़ से पहले उसने खबर को ट्रांसमीटर पर आगाह किया। सर्दी तो वैसे ही गज़ब की बढ़ रही थी। अब उस टाइम तो टीवी न्यूज़ बुलेटिन से ही हो सकता था कि फुटपाथों के ठठरते हुए मकीनों में से कितनों की रूहें इस रात एयरपोर्ट से गुजरे बिना ही आसमानों की तरफ परवाज़ कर जाने वाली थी। लेकिन चौहान का ये हाल था कि एयरपोर्ट की हदूद अबूर करके मोटरसाइकिल जो ही मेन रोड पर पहुंची, चेहरे के उजलात जैसे सुन्न होते महसूस हुए। उसने पलट कर देखा तो ख़ावर की कार उस वक्त पार्किंग एरिया से बाहर आ रही थी। घर से निकलते हुए चौहान ना जाने की धुन में था कि हेलमेट लेना भी याद ना रहा था। कभी कभार एक्सट्रू के लहजे की सर्दी भी रीढ़ की हड्डी के मोड़ों से होती हुई दिमाग में इस तरह सरायत कर जाती थी कि बताए गए हुक्म के सिवा बाकी सब कुछ याददाश्त की प्लेट से महव हो जाया करता था। लैंड क्रूज़र नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे को मिलाने वाली सड़क पर आई तो चौहान को अंदाज़ा हुआ कि सफ़र खासा तवील साबित होने वाला है। फिर कोई आधे घंटे के बाद ये ताक़ुब इख्तिताम पजीर हुआ था। पहले वक़्फ़ ज़हन नशीन करने के बाद चौहान ने एक्सट्रू से रब्ता किया और धीमी आवाज़ में उसे रिपोर्ट देने लगा। इमरान के फ्लैट के सामने पहुंचकर जोलिया ने कॉल बेल पर उंगली रख दी। घंटी बजने की आवाज़ उसे भी सुनाई देने लगी थी, लेकिन किसी अनजाने इंतकामी जज्बे के तहत उंगली उस वक्त तक ना उठाई जब तक इमरान की धरती आवाज़ ना सुन ली। अबे ये क्या पागलपन है। साथ ही दरवाज़ा खुला और इमरान की नींद में डूबी आंखें घूरती नजर आईं। तुम्हें जगाने का बेहतरीन नुस्खा। जोलिया चलाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, नस्वानी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ दस्तयाब नहीं। कोई और आर्जा हो तो कल दिन में आइएगा। 200 रुपये फ़ीस इलावा तावीज़, लिहाजा आप चलती फिरती नज़र आइए। बिल्कुल ठीक, आ जाओ बाहर, मैं तुम्हारे साथ चलती फिरती नज़र आने के लिए तैयार हूँ। हमारे यहाँ मर्द आगे आगे चलते हैं और जोरों अपने चुन्नू मुन्नू की उंगलियाँ थामे 7 कदम पीछे, लिहाजा साथ चलती नज़र आने का सवाल ही नहीं उठता। किए जाओ बेकार की बकवास, आज मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ये कहते हुए उसे जोलिया उसे धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। फिर इमरान की हैत कदाई देख कर एक बेसाख्ता किस्म का कहकहा उसके हलक से आज़ाद हुआ था। सर पर अजीब वज़ा की टोपी पहन रखी थी और ऊपर से मफलर इस तरह लपेटा हुआ था कि चेहरे पर सिर्फ आंखें और नाक की नोक दिखाई दे रही थी। अरे ये क्या गज़ब कर रही हो। मैं तुम्हें साथ ले जाए बगैर यहाँ से नहीं हिलूँगी। अब गधे की तरह रेंकना शुरू कर दूँगा। क्या मतलब? जोलिया ने उसे घूरा। मतलब ये कि बिल्कुल सोजियाना अंदाज में ज़बान चला रही हो। पड़ोस की किसी शमशादुन निसा टाइप खातून से याद अल्लाह तो नहीं हो गई। जोलिया ने जैसे सुनी अनसुनी कर दी। सोफे पर बैठकर पाँव मेज़ पर धर दिए और आंखें बंद कर लीं। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो, अभी आ जाएंगे खुदाई फौजदार। कमबख्त दूरबीनें लगा कर बैठे रहते हैं कि किस फ्लैट में लड़की कब दाखिल हुई और कब निकली। तरंडा 4 विमिल्टन रोड, गली नंबर 5, मकान 7। तुम नहीं चलोगे तो मैं तन्हा जाऊंगी, एक्स2 का हुक्म है। बहुत अच्छा रहेगा, तुम तन्हा ही हो। आओ, मैं यहाँ तुम्हारी बखैरियत वापसी की दुआ करूँगा। टीवी पर वो चैनल लगा कर सर धुनता रहूँगा जिसमें एक सेल्फ मेड बुजुर्ग झंडी लहरा कर बिना पहनदे लोटे की तरह झूमते रहते हैं। कहते हैं कि झूम झूम कर दुआ मांगने से जल्द कबूल हो जाती है। तो तुम नहीं जाओगे। कई रातों बाद आज चैन की नींद आई थी, वरना सुलेमान और गुलरुख के सरफटूल ने नाक में दम कर रखा था। कल ही बातचीत शुरू हुई है उनकी। अब खुद ही बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ। किस बात पर झगड़ा चल रहा था?
अरे वही है, सुलेमान का बच्चा चर्च के पैसे जमा करने के लिए जोसेफ को फकीर बनाकर सड़क पर खड़ा कर देता था। बहावाला इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ का नावल रात का भिखारी, और उस रकम में से अपना हिस्सा भी वसूल करता था। एक दिन उसकी मत मारी गई और भीख के पैसों से गुलरुख के लिए तोहफा ले आया। पता चला तो बिफर गई। उसके बाद जो फसाद शुरू हुआ तो कल कहीं जाकर गोलाबारी थमी। सोना तो तुमको वैसे भी नसीब ना होगा, वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई। अंदाज ऐसा था कि इमरान आसमान की तरफ मुंह करके बड़बड़ाया, या अल्लाह उठा ले मुझे या आबरू बचा दे। आबरू बचाने का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया था जब T3B के साथ 6 दिन ऐश करते रहे थे। याद है ना वो ऑपरेशन हलाकत खेज? उन बेचारों तो मुफ्त में ही बदनाम हैं। इमरान कराह कर बोला, साथ नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे हमारी तरफ से राखी बंधवाने का रिवाज भी नहीं है, एक्स2 का हुक्म है। सुना तुमने? राखी बंधवाना? इमरान ने आंखें भरी। जोलिया उससे घूरने लगी। कीड़े पड़ेंगे उसके, एक्स2 ही समझेगा तुमको। अब तो एक्स2 का नाम सुनकर वाली साहब का ह्योला जहन में घूम जाता है। ओहदे का तकादा है, तुम्हारे वालिद मोहकमा सरागर सानी के डीजी हैं और एक्स2 का ओहदा भी कम नहीं होगा शायद। वालिद साहब संगदिली के बेकना होते तो मैं एक्स2 जैसे लाल बजगरों के हाथियों हल्कान ना हो रहा होता। उसके चेहरे पर गम के असर गहरे होते गए। फिर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप कर रुख दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे आंसू पीने की कोशिश कर रहा हो। जोलिया बेचैन हो गई, उठकर बेख्तियार आगे बढ़ी और उसके शाने पर हाथ रख दिया। इमरान को जैसे करंट लगा, उछलकर पीछे हटा और बौखलाए अंदाज में बोला, नहीं, खुदा के लिए, जंगली हो तुम। जोलिया जला उठी। उधर इमरान पीछे हटते हटते दरवाज़ा खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गया था और सीना फलांगता हुआ सड़क पर जा खड़ा हुआ था। जोलियाना भी पाँव पटकती हुई उसके पीछे आई थी। नाकाबिले तवज्जो थी यह हरकत। उस पर भी अगर जोलिया का सर पिटने को जी ना चाहता तो उसे अपने सही दिमाग होने पर शुबा होने लगता। अजर और गंवार हो, अब नोच कहकर नाक पर उंगली भी रख लो। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार कर अच्छा खासा इंसान भी खुद को अहमक महसूस करना शुरू कर देता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो खुद को अहमक महसूस करे उसे अपने शजा नसब को हमा वक्त जेब में रखना चाहिए। उसने मुस्मसी सूरत बनाई, और अगर अपने साथ वाला अहमक महसूस हो तो कन्फ्यूशियस कहता है कि ऐसी सूरत में अपना निकाह नमा साथ रखो। चलो बैठो। वो कार का अगली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बैठी बोली। इमरान बैठ गया। जोलिया ने कार स्टार्ट करके मेन रोड पर डाल दी। ट्रैफिक ना होने के बराबर था। वो जल्द ही शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ निकले। रास्ते का बखूबी इल्म था, इसलिए रुके बगैर कार चलाती रही। तरंडा फोर्ट के इलाका मरकजी शहर से कोई 60 मील की मुसाफत पर था। यहाँ के रिहायशियों में फ़ौजी और सरकारी अफसरान की तादाद ज़्यादा थी। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस दोनों ही। एक कोठी की मालियत इन अफसरों की ज़िंदगी भर की आमदनी से भी कई गुना ज़्यादा थी। बेशतर प्लाट अभी तामीर के मरहले में दाखिल न हुए थे। घर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर वाक़ थे। खाली जगहों पर कांटेदार झाड़ियाँ और खुर्द-रू पौधे और आग दरख्त उगे हुए थे। इमरान की आंखें बंद थी। अब जोलिया को उसकी खामोशी खिलने लगी। क्या हुआ, सो गए क्या? इमरान की तरफ से कोई जवाब ना मिला। जोलिया फिर बोली, बकवास, तुम पर भी नींद का असर होता है, मैं मान ही नहीं सकती। ऐसे दिमागों पर नींद तो क्या मौत भी मुश्किल ही काबू पाती है। तारीफ़ है या नेदाबाजी की मश्क? इमरान बोला। आंखें बंद ही रहीं। इसी तरह की नोक-झोंक रास्ते पर जारी रही। तकरीबन आधे घंटे बाद जोलिया ने कार की रफ्तार आहिस्ता करके तरंडाफोर जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। यहाँ तरंडाफोर का साइन बोर्ड भी नस्ब था। यह सड़क खासी तवील साबित हुई। फिर दाएं सिमत मुड़ने के बाद इक्का-दुक्का कोठियों का सिलसिला शुरू हुआ। इमरान ने अपनी तरफ का शीशा नीचे कर दिया था और सर्द हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे। लो, हम पहुँच गए। वो रहा बंगला नंबर 7। इमरान ने बाहर सा मुँह खोल कर जमाई ली और फिर भुएं सकोर कर अहमकाना अंदाज में मुँह जलाने लगा। जाओ, कॉल बेल दबाओ। इमरान ने कहा, लेकिन कहेंगे क्या, ये तुम जानो। इमरान ने लापरवाही के इजहार के लिए शाने अचका दिए। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा कि क्या बहाना तलाशा जाए।
कह देना कुछ गुंडे पीछे लगे हुए बना दे दो, बेकार की बात है। आजकल कोई यकीन नहीं करता। दूसरे शहर से आके जेब कट जाने का बहाना कैसा रहेगा? कह देंगे किराए का बंदोबस्त होते ही लौट जाएंगे। इसी बहाने एक रात तो टिक ही पाएंगे। बहुत अच्छे कार में आए और घर जाने का किराया नहीं, दिमाग चल गया है क्या? जूलिया दांत पीस कर बोली। अच्छा तुम घंटी तो बजाओ, बात मैं कर लूँगा। इमरान के अंदाज में बिला की संजीदगी थी, जैसे अपनी तजावीज़ के काबिल अमल होने में कोई शुबा ना हो। लेकिन जूलिया की हठधर्मी के आगे मजबूर होकर रह गया था। बिला आखिर गौसीली नज़रों से इमरान को घूरते हुए जूलिया ने घंटी का बटन दबाया। अंदर दूर कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। 2 मिनट बाद दरवाजे के साथ ही एक ट्यूबलाइट टमटमा कर रोशन हुई। हल्की सी ददिया रोशनी छन कर बाहर भी आ रही थी। फिर चंद लम्हों बाद किसी के कदमों की चाप नज़दीक आती सुनाई दी। दरवाज़ा खुलने से पहले इमरान अपने सर पर वही अजीब बेहंगम सी टोपी जमा चुका था, ऐसी टोपी जिसके अतराफ से सफ़ेदी झांक रही थी। जूलियाना ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन इमरान ने उस पर ही बस नहीं की, बल्कि जेब से मोटे फ्रेम और मेटल शीशों का चश्मा निकाल कर नाक पर जमा लिया। इस शीशे ने चेहरे पर हमा वक्त बराजमान हमाकत अमेज़ी में मज़ीद कई गुना इजाफा कर दिया। हमाकत अमेज़ नूर का एक हाला से इमरान के चेहरे पर मंडलाता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि वो सर पीटने के ख्याल को अमली जामा पहनते, दरवाज़ा खुल चुका था। दरवाज़ा खोलने वाला एक उदेर उम्र शख्स था। तवक्को के बरखिलाफ आंखों में नींद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अलबत्ता हैरत और बेयकीनी का एक मिला जुला तासुर ज़रूर था। जी फरमाइए, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, फिर खंखार कर गला साफ किया। बज़ाहिर अभी तक उसकी नज़र जूलिया पर नहीं पड़ी थी, शायद इसलिए कि घंटी का बटन दबाकर वो 4-5 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। आप किराएदार हैं ना? इमरान ने उसकी नाक के आगे उंगली नचाते हुए कहा। लहजा कुछ इस किस्म का था कि मुखातिब की कोई चोरी पकड़ ली गई हो। जी नहीं किबला। ये किबला शायद इमरान की हैबत कदाई का समर था। ये मकान हमारा है। इमरान ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। उधर उमर चौंक कर एक झटके से 2 कदम पीछे हुआ, साथ ही उसने घूर कर नवारिद की अजीबुल खलकत टोपी को घूरा, जैसे टोपी उसके पागल होने का नाकाबिल तर्दीद सबूत हो। गालिबन वो इमरान को कोई सरबाज समझ बैठा था या फिर कोई संकी बुरहा। दरवाजे पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। करीब था कि वह दरवाज़ा बंद कर लेता, लेकिन इसी लम्हे जूलिया पर नज़र पड़ी। वो ठठक कर रह जाने पर मजबूर हो गया। उधर इमरान ने भी महसूस कर लिया था कि नागवारी के तासुरात यकलख्त उसके चेहरे से गायब हो गए थे। फिर उसकी नज़रों का ताक़ुब करते ही सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा हुआ। एक तवील सांस लेकर रह गया। सफ़ेद चमड़ी आज भी इज़्ज़त और साख की अलामत थी, लेकिन जनाब, आप इस मकान के मालिक किसी तरह भी नहीं हो सकते। उदेर उमर ने खुद को पुरसुकून रखते हुए जवाब दिया। ये और बात थी कि मुखातिब तो इमरान था, लेकिन नज़रें जूलिया पर थीं। जी क्या फरमाया? आपका दिमाग तो नहीं चल गया? इमरान ने एतजाजी अंदाज में हाथ नचाए। ये नाखुशगवार फरीदा भी गालिबन आप ही के दिमाग से सरदर्द हो रहा है। इस बात खुदतर्श लहजे में जवाब मिला। हमारे पास मिल्कियत की दस्तावेज़ मौजूद है। इमरान ने दोनों हाथ कमर पर जमा लिया। नामुमकिन है जनाब, आप ख्वाम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आप गलत दरवाजे पर खड़े हैं और आप ख्वामख्वाह हमारे जायदाद पर अपना हक जता रहे हैं। देखिए जनाब, ये मकान मेरे इंतहाई करीबी अजीज़ का है और उन्होंने आपको रिहाइश के लिए दिया है। मैं आपके उन्हीं करीबी अजीज़ का होनहार फर्जंद हूँ जनाब साहब। ये मसला तो चुटकी बजाते हल हो गया। उनसे मिलिए बेगम। आप हैं प्रोफेसर फारिक ख्याली, अब्बाजी के लंगूटी है। उदेर उमर ने इमरान को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। जी क्या फरमाया? फारिक ख्याली? जी हाँ, मेरे वालिद ने यह मकान बरसों पहले आपको ही अपने जिगरी दोस्त की रिहाइश के लिए दिया था। देखिए जनाब, मैं वो नहीं हूँ, यानी कि वो क्या नाम लिया था आपने? तो आप अंकल फारिक ख्याली नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप उनके फर्जंद होंगे। अजीब इत्तफाक है साहब, हम भी फर्जंद, आप भी फर्जंद। इमरान ने बेढंगे बन से कहका लगाकर उसके हाथ पर हाथ मारने की कोशिश की। ये और बात थी कि जवाब में हाथ नाम की कोई चीज़ पेश ना की गई थी। अरे नहीं साहब, ना मैं वो हूँ। वो क्या नाम है? हाँ, फारिक ख्याली, और ना ही उनका फर्जंद। मैं तो आदम अली तैमूर बेदार हूँ। देखिए साहब, अगर आप हम पर
फरमा रहे हैं तो ये इंतहाई नाज़ेबा हरकत है। यानी आप ये जताना चाहते हैं कि आप हमारी गुफ्तगू से बेदार हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि हम चलते फिरते नजर आएँ। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं। आदम इधर से छोकर बोला, साथ ही उसने एक बार फिर कन अखियों से जोलिया की तरफ देखा। ओके जी, तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह कल इसकी नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब